इस वीडियो में हम हाइड्रोकेफलस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रो के मीनिंग जो होते हैं वो वाटर के होते हैं और केफलस जो होता है वो हेड होता है। तो मेनली हाइड्रोकेफलस की डेफिनेशन होती है कि एबनॉर्मल अकुमुलेशन ऑफ सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एबनॉर्मल अकुमुलेशन अगर वेंट्रिकल्स और कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन में हो जाए तो इसी को हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। यानी जो सीएसएफ होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या होता है, अकुमुलेशन हो जाता है और वो एबनॉर्मल अकुमुलेशन होता है। तो इसकी वजह से जो कंडीशन आ रही है उसी को हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। और जब भी ऐसा होगा, एकुमुलेशन होगा, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे स्कल का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है ये इंक्रीज़ कर जाता है और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम देखेंगे कि मेन जो कॉज हाइड्रोकेफलस का है वो सीएसएफ है। तो मेनली हमें सीएसएफ के बारे में थोड़ी डिटेल्स और जाननी है। तो सीएसएफ क्या होता है, एक क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है ये। अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इसका अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलीलीटर्स होता है। अगर इसकी रेंज याद करना चाहें तो 100 मिलीलीटर्स टू 200 मिलीलीटर्स हम याद कर सकते हैं। Now when talking about formation of cerebrospinal fluid, the CSF is formed by choroid plexuses situated within the ventricles. A large amount of CSF is formed in the lateral ventricles. और absorption की अगर बात करें तो absorption of cerebrospinal fluid it is mostly absorbed by the arachnoid villi. तो हमें याद ये करना है कि formation of cerebrospinal fluid में हमें याद करना है कि CSF is formed by choroid plexus mainly. और सिमिलरली जब भी हम एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात कर रहे होंगे तो हम याद करेंगे कि सीएसएफ इज मोस्टली अब्जॉर्ब बाय अरेक्नॉइड विलाई। नाउ अगर हम सीएसएफ का सर्कुलेशन देखें तो हम देखेंगे कि मेजर क्वांटिटी ऑफ सीएसएफ जो है इट इज़ फॉर्म्ड इन लेटरल वेंट्रिकल्स। उसके बाद क्या होगा, ये एंटर करता है थर्ड वेंट्रिकल में बाय पासिंग थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। तो थर्ड वेंट्रिकल में जब ये एंटर कर रहा है तो फोरामेन इन्वॉल्व जो है वो है फोरामेन ऑफ मोनरो। यहाँ से फ्रॉम हेयर इट पासेस टू फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल में पास करेगा और ये क्या होगा, थ्रू एक्वेडक्टस सिल्वियस के थ्रू फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये फोर्थ वेंट्रिकल से सीएसएफ जो है सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लैटरलिस में जाएगा और फोरामेन इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई एंड फोरामेन ऑफ लश्का। और यहाँ से अब जो सीएसएफ होता है वो फर्दर सर्कुलेशन में चला जाता है। डैट मीन सीएसएफ सर्कुलेट थ्रू सब एरेक्नॉइड स्पेस ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पर यह जाके फर्दर सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कॉजेज़। तो जो हाइड्रोकेफलस के कॉजेज़ होते हैं वो अगर सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तब भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होने लगे तब भी हाइड्रोकेफलस हो सकता है। और थर्ड जो है, अगर सीएसएफ का जो फ्लो है, नॉर्मल फ्लो जो है, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। यानी तीनों केसेस में हमारा हाइड्रोकेफलस हो सकता है। तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोकेफलस रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है अगर उसके प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन में इम्बैलेंस हो जाए तो हम इसको हाइड्रोकेफलस कहेंगे। उस केस में हाइड्रोकेफलस हो जाएगा। अब ये जो इम्बैलेंस है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। तो वो हमारे कॉजेज़ कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, यानी ऐसे कॉजेज़ जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो, और ऐसे भी कॉजेज़ हो सकते हैं जो बाद में जाकर बर्थ के बाद में एक्वायर किए हुए हों। तो जैसे कंजेनाइटल में हम देख सकते हैं कि अगर कोई इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो इस केस में हाइड्रोकेफलस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हेमरेज वगैरह जैसे इंट्रा क्रेनियल हेमरेज के केस में भी हो सकता है। और एक्वायर्ड में हम देख सकते हैं कि कुछ डिजीज़ेज जैसे ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस, इन केसेस में भी हाइड्रोकेफलस हो सकता है। नाउ हाइड्रोकेफलस कैन बी कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस क्या होगा, देयर इज़ नो ब्लॉकेज इन द सीएसएफ पाथवे बट रीअब्जॉर्प्शन में बी अफेक्टेड। तो जैसा हम नाम से देख रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस में क्या होने वाला है, तो ये नाम से दिख रहा है हमें कम्युनिकेटिंग है, तो इसमें जो है नॉर्मल फ्लो होने वाला है। तो नॉर्मल फ्लो होगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, देयर वुड बी नो ब्लॉकेज, इसी वजह से इसको कम्युनिकेटिंग कह रहे हैं। तो इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम कहाँ होगी, इसको प्रॉब्लम होगी रीअब्जॉर्प्शन में भी अफेक्टेड। तो जो अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम देखें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्टिव भी से कहते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, द ब्लॉक इज एट एनी लेवल इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पर ब्लॉकेज हमें देखने को मिलेगा और इसी वजह से नाम में ही हमें नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस दिख रहा है। तो ये ब्लॉकेज कहाँ होता है, कॉमनली एट द लेवल ऑफ एक्वेडक्ट, फोरामेन ऑफ लश्का और मेजेंडाई, जो हमने पहले पढ़े थे।
अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे कि क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस है, तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस द वेंट्रिकल्स आर डायलेटेड अबव द ब्लॉक। तो ऐसा हम जानते हैं कि कभी भी किसी फ्लो का अगर हम ब्लॉक कर दें, वहाँ पे रोक दिया जाए, तो उसके आसपास की चीज़ें जो है डायलेट हो जाती हैं। तो इस केस में भी यही होने वाला है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस है तो इस केस में वेंट्रिकल जो है डायलेट हो जाएंगे ब्लॉक के आसपास। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो हाइड्रोकेफलस में मैनिफेस्ट विथ एनलार्जिंग ऑफ हेड साइज। हेड का साइज़ एनलार्ज हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी डिफ़िकल्टी इन डिलीवरी। इसके अलावा डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल एंड सूचर्स, इनके क्लोजर में डिले हो जाएगा। कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर देखें तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंसेज हो सकते हैं, जैसे इरेटिबिलिटी, ड्राउजीनेस, और स्कल का जो शेप होगा वो बिगड़ जाता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। फोरहेड जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और स्कैल्प की जो वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट और डायलेटेड हो जाती हैं। Accurate serial recordings of the head circumference is essential for the early diagnosis of hydrocephalus। तो अर्ली स्टेज में ही अगर हाइड्रोसिफिलिस का पता लगाना है तो रिकॉर्डिंग्स ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इसके अलावा हम यूएसजी का सपोर्ट ले सकते हैं और एमआरआई का। तो एमआरआई में भी नेसेसरी टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की साइट पता करने के लिए, एंड इन कंजेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस टू आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड मालफॉर्मेशंस। ट्रीटमेंट, इफ़ हाइड्रोकेफलस इज अरेस्टेड स्पॉन्टेनियसली सर्जिकल इंटरवेंशन मे नॉट बी नेसेसरी। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोकेफलस अरेस्ट हो जाता है, स्टॉप कर जाता है आगे बढ़ना, तो यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल मैनेजमेंट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इफ सर्जरी इज़ नॉट इंडिकेटेड। तो इन केस सर्जरी यहाँ पर इंडिकेटेड ना हो, सर्जरी की ज़रूरत ना हो, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे ताकि ये प्रॉब्लम जो है फर्दर आगे जाके ना बढ़ जाए। लेकिन अगर इस केस में ऐसा होता है कि इफ़ द हेड साइज इनलार्जेस रैपिडली, बहुत तेज़ी से हेड साइज बढ़ रहा हो, और इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव सिम्टम्स वेयर विजन और लाइफ इज़ एंडेंजर्ड, तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू ट्रीट सर्जिकली बिफोर डैमेज अकर। इससे पहले ज़्यादा डैमेज हो जाए हम इसको सर्जिकली ट्रीट कर देंगे अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे शंट का यूज़ करते हैं। शंट मेनली क्या होता है, ये एक ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें होता ये है कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं, और चूँकि फ्लो ऑफ फ्लूइड डाइवर्ट हो चुका है तो इसके बाद से इसका एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है, और हम इसको आगे ले आकर एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो यानी है कि ये ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें क्या होगा, फ्लूइड का जो फ्लो है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे और आगे जाकर इसका एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाएगा। अब शंट के साथ में टू मोस्ट कॉमन शंट के जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, पहला ब्लॉकेज, अगर शंट ब्लॉक हो जाए या फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो शंट रिवीजन may also be necessary if there is bacterial colonization of the shunt। तो अगर बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हो जाता है तो इस केस में भी शंट से प्रॉब्लम हो सकती है हमें, तो इस केस में शंट का रिवीजन ज़रूरी हो जाता है।